हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम लोग बेसिकली टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, क्या देखा गया कि मान लो कोई एक कंडक्टर है और उसमें से हमने जब करंट को फ्लो कराया तो क्या देखा कि धीरे धीरे इसमें है ना करंट हीट डेवलप हुआ है और हीट डेवलप होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगा। किसका? कंडक्टर का। मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। अगर ये एक कंडक्टर है और हमने इससे करंट को फ्लो कराया तो हमने क्या देखा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगा, मतलब ये हीट अप होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, किसकी वजह से? करंट के फ्लो कराने की वजह से, करंट के फ्लो होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगा। और उसमें टेम्परेचर कभी भी कैसे राइज होगा भाई? जब उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि करंट के फ्लो होने की वजह से कंडक्टर के अंदर हीट डेवलप हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप, है ना, एंड दिस फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। व्हेन करंट is passed through a conductor, it gets heated up. This phenomena of current is called हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब सवाल उठती है कि ये कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हीट क्यों पैदा होता है? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक होगा कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। याद करो बच्चों, हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए थे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि कोई अगर एक कंडक्टर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिसके पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन किया करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उस कंडक्टर पे क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं,
यानी अगर हम उस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होने लगता था, उसमें ड्रिफ्टिंग होने लगती थी इलेक्ट्रॉन की, नेट ड्रिफ्टिंग होने लगती थी, और उसके वजह से हम कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट शो किया, और वो जिस स्पीड से उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करता था उसे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ गए क्या? फिर हमने ये भी सीखा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो वो सीधा सीधा ड्रिफ्ट नहीं करते, वो क्या करते, जिगजैग मोशन करते हैं, और उस जिगजैग मोशन के दौरान वो क्या करते हैं, जो फिक्स्ड आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं या अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ क्या करते जाते हैं, कोलिजन करते जाते हैं। तो जब भी कोलिजन होता है बच्चों, जब दो चीजों में कोलिजन होता है, दो चीजों के बीच में रबिंग होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन बात है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करता है, भागने के दौरान वो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिक्स्ड आयन से टकराता है, फिर वो एक्सेलरेटर अप होता है और फिर वो किसी से टकराता है। तो ये बार बार कोलिजन होता है। इस कोलिजन के दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। दिस इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना, यानी हीटिंग इफेक्ट का ये कारण है। क्या चीज, कोलिजन, है ना। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो भागता है उस दौरान जो वो कोलिजन करता है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो आपको समझ आया कॉज ऑफ हीटिंग, हीटिंग का कारण क्या है, तो ये है इसका बेसिक कारण, ठीक है। अब सवाल उठता है बच्चों की हीट जो प्रोड्यूस होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर वो कितना होगा, ठीक है। तो एक जूल नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, इसको दिया कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। बच्चों हमने पढ़ा कि ये हीट कब पैदा होगा, जब हम उसमें से करंट फ्लो कराएंगे। करंट कब फ्लो करेगा एक कंडक्टर के थ्रू, जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, उसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में हो जाता है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और हमने पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, V इक्वल्स टू वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो सिंस V इक्वल्स टू W बाई Q, तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो आपको पता है बच्चों कि जब भी कोई चार्ज Q, है ना, जब भी कोई चार्ज Q इस पोटेंशियल डिफरेंस V को क्रॉस करता है तो उस पर कितना वर्क डन हो जाता है, V इंटू Q का वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर इतना वर्क डन हो रहा है, V इंटू Q। अब ये जो वर्क डन है बच्चों वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। अगर मान ले हम कि ये पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q, है ना। तो कितना उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, V इंटू Q। अच्छा, ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बाय T होता है। तो देयरफॉर Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू T। इस चीज को रिप्लेस करेंगे यहां पर, देयरफॉर H बराबर देखो आपके पास आता है V I T, है ना। तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, V I T। क्लियर है बच्चों। अच्छा, एक और चीज हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ कि
V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। इस चीज को यहां पर पुट करेंगे तो देयरफॉर H इक्वल्स टू हो जाएगा V के जगह आई आर इंटू आई, क्या हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर यहां से हम ये भी लिख सकते थे I बराबर V बाय आर, ऐसा भी लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं यहां पर I को रिप्लेस करूं V बाय आर से तो V इंटू वी बाय आर क्या हो जाएगा बच्चों V स्क्वायर बाय आर। H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर टी, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा वो उसके तीन फॉर्मूले आप लिख सकते हो, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी और V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो ये है हीट जो कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा उनका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। हीट प्रोड्यूस कितना हुआ है ना, H इक्वल्स टू वी आई टी इक्वेशन 1, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी क्वेश्चन नंबर 2 एंड H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीन इक्वेशन आप यूज कर सकते हो हीटिंग इफेक्ट के लिए, हीट को फाइंड आउट करने के लिए, कितना हीट पैदा हुआ इस चीज को पता करने के लिए। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहां पर ये वाला जो है ना, इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसी को जूल ने अपने तीन स्टेटमेंट में बोला। पहला स्टेटमेंट बोला कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई स्क्वायर के। ठीक है, क्या बोला बच्चों कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई स्क्वायर के, तो होगा ना बच्चों। लेकिन कब होगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जब R और T क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर व्हेन R एंड T क्या हो कांस्टेंट। ये आप इसको जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप H क्या दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दिख रहा है। कब हो गया ऐसा बच्चों, जब I और T अपन क्या लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, और थर्ड इसी को क्या लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T यानी टाइम व्हेन आप I और R को क्या ले लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। ठीक है बच्चों, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम इज फिक्स्ड। ठीक है, यानी कांस्टेंट। सेकेंड स्टेटमेंट H is directly proportional to R means heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance of the conductor if I and T यानी current and time is constant। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका है कि heat produced in a conductor is directly proportional to time of flow of current, जितने समय के लिए उसमें से करंट फ्लो होगा है ना, उस समय के प्रोपोर्शनल होता है अगर रेजिस्टेंस और करंट आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन कहलाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है बच्चों, तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं। वैसे तो अपन ने क्लास 10th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। ठीक है बच्चों, क्या जाना था हमने क्लास 10th में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। बेसिकली पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, सेम है, लेकिन बस हम यहाँ पर
जो कंटेक्स्ट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हम लोग इसको काहे से शो करेंगे बच्चों, कैपिटल P से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा P का, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट मीन्स P इक्वल्स टू E बाय T या W बाय T, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इतनी बात। अब देखो, चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन बराबर क्या, V इंटू Q, पढ़ा ना बच्चों, और Q बराबर क्या पढ़ा, IT, तो VIT है ना, ऐसा हो जाएगा वर्क डन। तो इस चीज को यहां पे रखते हैं, देयरफॉर पावर वर्क डन की जगह रख लेंगे VIT अपॉन T, dt गेट्स कैंसिल, V इंटू I। तो जो पावर होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, V इंटू I, यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, V इंटू I। चलो देखते हैं क्या हम इसके और भी रूप निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके कुछ और रूप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल्स टू IR, तो IR इंटू I इज I स्क्वायर R, है ना, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो ये एक और मिला, ये पहला और ये दूसरा। या फिर बच्चों क्योंकि V इक्वल्स टू IR है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो I के बदले अपन क्या रख सकते हैं, V बाय R, तो V इंटू V बाय R, V स्क्वायर बाय R। तो एक और एक्सप्रेशन मिला, V स्क्वायर बाय R। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगेन आपको पावर के भी कितने फॉर्मूले मिले, 3 फॉर्मूले मिले बच्चों। ठीक है, पावर के 3 फॉर्मूले मिले, V इंटू I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। क्लियर है। अब देखो बच्चों, SI यूनिट की बात करते हैं पावर का, तो ये भी आपको पता है क्लास 10th में, SI यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वॉट। ठीक है, काय से शो करते हैं, W से। ठीक है, वॉट W से शो किया करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, छोटा यूनिट है। इससे अगर बड़े यूनिट की जरूरत पड़े तो अपन कुछ और यूनिट्स यूज करते हैं अक्सर, है ना। 1 किलो वॉट, ये भी एक पॉपुलर यूनिट है पावर का, तो ये इक्वल टू होता है 1000 वॉट के। ठीक है, सिमिलरली एक और यूनिट यूज करते हैं, मेगा वॉट। ये क्या हो जाता है बच्चों, 10⁶ वॉट। इसको क्या बोल सकते हो, 10�3 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप, है ना, इसके साथ साथ आप इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक यूनिट होता है बच्चों, हॉर्स पावर, 1 HP। ठीक है, ये कितना होता है बच्चों, 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट। इन सब वैल्यूज को आप पावर के यूनिट के तौर पर यूज कर सकते हो। ओके,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज बच्चों हमने एक रेजिस्टर लिया R1 और दूसरा रेजिस्टर लिया R2, ठीक है, R1 और R2 ले लिया, और जब मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन करता हूं तो आपको पता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, करंट सेम रहता है ना, करंट सेम फ्लो होगा। तो इसमें भी आई जाएगा बच्चों और इसमें भी क्या जाएगा, आई जाएगा, ठीक है। तो चूंकि अभी अभी आपने पढ़ा है P इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर R होता है, और चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी सेम रहता है दोनों में, ठीक है। तो देयरफॉर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बच्चों, R के। पावर जो कंजम्पशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, R के। तो बच्चों इनमें से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा। समझ गए कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका वो कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हायर इज रेजिस्टेंस, हायर विल बी इट्स पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, ओके, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में आपको। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों, तो ये मान लो R1 और ये मान लो R2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है बच्चों कि जब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कौन सा चीज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है इस बार। तो इस बार इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वही रहेगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज यही रहेगा। अभी अभी हमने दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़ा था पावर का, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है बच्चों, V स्क्वायर बाय R, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, V कांस्टेंट होता है इस बार, है ना, वोल्टेज सेम रहता है। तो देयरफॉर P क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही पावर आपका क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा बच्चों, कम होगा, यानी वो कम पावर कंज्यूम करेगा। आ रही बात समझ में, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, कैसे पावर का बिहेवियर होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन हायर is resistance, lower is its power consumption, lower is its power consumption, okay, and vice versa, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग घर में अपने बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, और
हम क्या कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और मंथ के मंथ अपने को क्या करना पड़ता है, बिल देना पड़ता है उसका, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आते हैं, हमें बताते हैं कि आपको इस महीने आपने इतनी यूनिट बिजली को यूज किया है, इतने यूनिट बिजली आपने कंज्यूम की, और उसके एवज में आपको इतना जो है बिल पे करना है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि इस मंथ हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, हाउ मच एनर्जी वी कंज्यूम, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देयरफॉर पावर इक्वल्स टू, सॉरी, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो जो भी पावर का, देखो जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, हर एक डिवाइसेस की रेटिंग होती है, पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर ये दो प्रकार की रेटिंग होती है, कौन कौन सा, पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। क्या वोल्टेज रेटिंग है, सपोज जनरली आपको डिवाइसेस पर लिखा मिलेगा 220 वोल्ट, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, मान लो उसने लिखा हुआ है कि 100 वॉट, तो इसका मतलब जब हम उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, व्हाट इज वॉट, जूल पर सेकेंड, यानी 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। एक सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तब जब वो हम उसको कनेक्ट करके रखेंगे 220 वोल्ट से। तो ये जो स्टैंडर्ड वोल्टेज और स्टैंडर्ड पावर रेटिंग आपके डिवाइसेस पर गिवन होता है, हम उसको वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो हर एक डिवाइसेस का पावर रेटिंग होता है और वो कितने टाइम तक यूज हो रहा है, जब आप इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी कंजम्पशन मिलता है। आ रही बात समझ में बेटा। तो एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर इंटू टाइम करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों। तो चूंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का तो ऑब्वियसली जूल ही होगा, तो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन बच्चों जूल जो होता है वो काफी छोटी क्वांटिटी है, ध्यान रखें, जूल जो है वो काफी छोटी क्वांटिटी है। हम जो महीने भर यूज करते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं छोटे यूनिट में बड़े क्वांटिटी को दिखाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे ऑब्वियसली। याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, कि कोई भी क्वांटिटी जो होता है n इंटू यू क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। यानी अगर यूनिट छोटा होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा, और अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लगेगा, छोटा लगेगा। तो चूंकि मैं यहाँ कह रहा हूं कि जूल जो है एक काफी छोटी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो मान लो हमने एक मंथ में 1 करोड़ जूल, है ना, ऐसा यूज कर लिया, 1 करोड़ जूल, तो ये 1 करोड़ लिखना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए जो मीटर आएगा बच्चों, है ना, मीटर लगा रहता है अपने घरों में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, वो जिसपे लिख करके आता है कि कितना हुआ अभी तक, ठीक है। तो बच्चों वो हमें काफी बड़ा लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम निकाले, एक नया प्रकार का यूनिट निकाले, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम कॉमर्शियली यूज कर पाते हैं, उसको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, देखो इसको कहते हैं बच्चों किलो वॉट आवर। क्या कहते हैं, किलो वॉट आवर, ठीक है, या 1 किलो वॉट आवर, या फिर इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। आप बोलते हो ना कि इस मंथ हमने 100 यूनिट बिजली जलाई, 100 यूनिट्स, ठीक है, तो वो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलो वॉट आवर, अंडरस्टूड।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, किलोवाट आवर को ये समझ लेते हैं कि ये किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है, क्योंकि वॉट लगा हुआ है। आपको अक्सर पूछा जाता है और बहुत आसान सा सवाल, लोग कंफ्यूजन में, है ना, हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। क्या बच्चों? कि आपसे पूछेगा किलोवाट आवर किसका यूनिट है, आपको ऑप्शंस में पावर गिवन रहेगा, एनर्जी भी गिवन रहेगा, तो आप क्या मारोगे? तो जनरली वॉट सुन करके हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? पावर आ जाता है, लेकिन ये पावर नहीं है, ये क्या है? एनर्जी का यूनिट है। व्हाट इज द व्हाट इट इज? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ द पावर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है अच्छे से। ठीक है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है। 1 किलोवाट आवर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझो। 1 किलोवाट आवर है क्या? ठीक है, तो बच्चों देखो, यहां से हमने सीखा है कि एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। तो अगर मैंने 1 किलोवाट पावर वाली कोई डिवाइस को 1 आवर तक यूज किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि इफ वी यूज अ डिवाइस ऑफ पावर रेटिंग 1 किलोवाट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, देन वी कॉल इट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस मे बी द डेफिनेशन ऑफ किलोवाट आवर। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, चलो अब चूंकि मैंने ये बोला कि किलोवाट आवर भी यूनिट है एनर्जी का और जूल भी है यूनिट एनर्जी का, तो दोनों के दोनों एनर्जी के यूनिट है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल? चलो देखते हैं। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। सी, वन किलोवाट आवर, तो 1 तो ठीक है भाई, किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3। वॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? जूल पर सेकेंड। और आवर का मतलब क्या होता है? एक आवर में कितने होते हैं बच्चों? 3600 सेकेंड होता है कि नहीं? क्या होता है? 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। सो क्या आया देखो, 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, 36 इंटू 10⁵ जूल। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 36/10 इंटू 10 इंटू 10⁵। तो ये इसको क्या बना देगा बच्चों? 3.6, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? 10⁶ जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये 1 यूनिट है ना, 1 किलोवाट आवर ही क्या कहलाता है? 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाते हो मार्केट से,
तो आपको 2 रेटिंग उस पर मेंशन्ड होता है। किसी भी डिवाइस पर, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर 2 चीजें मेंशन्ड होती है, उसकी पावर रेटिंग और उसकी वोल्टेज रेटिंग, कि उसका स्टैंडर्ड पावर क्या है और उसका स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें किसी भी डिवाइस के बारे में पता होती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग क्या है 100 वॉट है और उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है सपोज 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अदर वोल्टेज पर वो काम नहीं करेगा। बाकी अदर वोल्टेज पर भी काम करेगा, उससे कम वोल्टेज पर भी काम कर सकता है, बट वो 220 वोल्ट जो है वो इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, उस 220 वोल्ट, ठीक है ध्यान से समझिए, उस 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए वोल्टेज, और उस 220 वोल्ट पर वो मैक्सिमम पावर जो है 100 वॉट तक कंज्यूम कर सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम उससे कम वोल्टेज देंगे तो वो पावर भी क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो क्या बोल रहा था मैं, आपके पास पावर रेटिंग गिवन होती है, पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो पावर रेटिंग ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड पावर हुआ, स्टैंडर्ड पावर, और ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज। तो अगर मान लो मैंने लिया कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और इसको लिया क्या 100 वॉट, इसका मतलब सीधा यही हुआ कि जब मैं इसको 220 वोल्ट दूंगा सिर्फ तभी और तभी वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट। अंडरस्टूड? तो लेकिन अगर मैं इससे अगर कम वोल्टेज दिया तो ऑब्वियसली इसका पावर भी इतना नहीं होगा, तब वो इतना पावर कंज्यूम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में बच्चों? तो चलो, तो ये चीज आपको समझ में आया कि 2 चीजें आपको किसी भी डिवाइस के बारे में मेंशन्ड होती है। तो इसका क्या यूज कर सकते हो आप? तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। टू फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो उसका। ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है P इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R होता है। ठीक है बच्चों, तो मान लो उसका पावर रेटिंग क्या है P0 और वोल्टेज रेटिंग क्या है V0, तो देयरफॉर R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V0²/P0। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको उस डिवाइस की रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, बट अगर हमने उसको स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं दिया, कोई दूसरा वोल्टेज दिया, ठीक है, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 2 डिफरेंट चीजें हैं। पावर रेटिंग भी पावर है, लेकिन मैं बोलता हूं कि पावर कंज्यूम्ड। तो पावर रेटिंग एक ऐसा पावर है जो सिर्फ तब कंज्यूम होता है जब हम रेटेड वोल्टेज देते हैं, लेकिन अदर वोल्टेज पर वो कुछ अदर पावर कंज्यूम करेगा। तो वो पावर कितना कंज्यूम होगा उसको अगर निकालना है, कंज्यूम्ड पावर रेटेड पावर के बराबर हो, ये जरूरी है। ये तब जरूरी है जब वोल्टेज जो हम देंगे वो रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा। अगर वो रेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई अदर वोल्टेज है तो वो अदर पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कंज्यूम्ड पावर अगर निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पावर क्या होता है बच्चों, V²/R होता है। तो मान लो हमने इसको वोल्टेज क्या दिया है, V दिया है, तो V² रेजिस्टेंस देखो कितना आया हुआ है, V0²/P0। तो P0 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखो बच्चों, V/V0 का स्क्वायर इंटू P0, इस फॉर्मूले को यूज करके आप कंज्यूम्ड पावर निकाल सकते हो।
ठीक है, कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो। कंज्यूम पावर इक्वल्स टू V बाई V नॉट। ठीक है, इसमें V क्या है बच्चों? अप्लाइड पावर। व्हाट इज V? अप्लाइड पावर। P क्या है? कंज्यूम्ड पावर। और V क्या है? अप्लाइड पावर, सॉरी अप्लाइड वोल्टेज। और P नॉट क्या है? रेटेड पावर, रेटेड पावर। और V नॉट क्या है? रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों को यूज करके आप डायरेक्टली पावर कंज्यूम्ड निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो अपने को क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। ठीक है बच्चों, अगर इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, दो मैं बल्ब ले लिया, लेट there be two bulbs of पावर वोल्टेज रेटिंग मान लो उसका V नॉट हो और पावर रेटिंग P नॉट 1, एंड दूसरा वाला जो है उसका भी वोल्टेज रेटिंग क्या है? V नॉट, और पावर रेटिंग क्या है? P नॉट 2। इस तरीके का, और इसका रेजिस्टेंस सपोज क्या है? R1, और इस सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस क्या है? R2। ऐसे दो बल्ब हो मान लो हमारे पास। समझ रहे हो बात सर? एक की वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम है, V नॉट V नॉट। पावर रेटिंग एक की P नॉट 1 है, एक की P नॉट 2 है। रेजिस्टेंस एक की R1 और दूसरे की R2 है। ऐसे दो बल्ब्स को अगर अपन सीरीज में कनेक्ट कर दें तो देखें क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं इसका अपन। तो बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। तो एक बल्ब हो गया और ये दूसरा बल्ब हो गया। क्लियर है? तो देखो इसका जो है हमने क्या लिया? वोल्टेज रेटिंग तो V नॉट लिया है, पावर रेटिंग P नॉट 1 और रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली इसका भी वोल्टेज रेटिंग क्या है? V नॉट है, इसका पावर रेटिंग P नॉट 2 है और रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। ठीक है, इसको हमने किसी वोल्टेज V से जोड़ दिया। ठीक है, एक वोल्टेज V से जोड़ दिया। तो अब हमें देखना है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगी। इसको कॉम्बिनेशन, ये दोनों बल्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये अपने को देखना है। ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो R, चूंकि R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाई P होता है। तो बच्चों R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा बच्चों? V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट 2, है ना? ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से हमें दोनों का क्या मिल गया? रेजिस्टेंस मिल गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। नाउ इस दोनों की कॉम्बिनेशन का, है ना, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और हमने इसको बैटरी दिया हुआ है कितने का? V का। तो इसमें ठीक है बच्चों, टोटल वोल्टेज पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो जो इसका टोटल पावर होगा, टोटल पावर कंजम्पशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R, है ना? कितना है R? V स्क्वायर बाय R कितना है बच्चों? R1 प्लस R2, है ना? तो V स्क्वायर बाय R1 देखो कितना है भाई हमारे पास? V नॉट
स्क्वायर बाय पी नॉट वन प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट टू। तो आप क्या करो, वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वन बाय पी नॉट वन प्लस वन बाय पी नॉट टू, ऐसा हो गया। आ रही बात समझ में? तो देयरफॉर P इक्वल टू आया हमारे पास V बाय वी नॉट का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ऊपर हो जाएगा पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू, अपॉन आता पी नॉट वन इंटू पी नॉट टू, इसको ऊपर ले जा सकता हूं, पी नॉट वन पी नॉट टू। तो इस तरीके से आपका पावर कंजम्पशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना, V बाय वी नॉट। तो आपको समझ में आता है V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, वी नॉट क्या है, रेटेड वोल्टेज है। पी नॉट वन फर्स्ट बल्ब का रेटेड पावर है, पी नॉट टू सेकेंड बल्ब का रेटेड पावर है। ठीक है, ऐसा आ गया। अब अगर मैं ऐसा करूं कि दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग है और जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज, दोनों अगर सेम हो, इफ वी नॉट इक्वल्स टू वी हो जाए, ठीक है, वी नॉट इक्वल्स टू वी हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर पावर जो आएगा वो आएगा बच्चों पी नॉट वन इंटू पी नॉट टू बाय पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू। ओके, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं बच्चों तो वन बाई पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू बाय पी नॉट वन इंटू पी नॉट टू। आप देखो ये क्या हो जाएगा, वन बाई पी नॉट वन प्लस वन बाई पी नॉट टू। तो देयरफॉर वन बाई पी इक्वल्स टू आया वन बाई पी नॉट वन प्लस वन बाई पी नॉट टू। इसको देख करके आपको कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है आपके दिमाग में कि दिस इज द फॉर्मूला वी यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यूज किया करते थे, वैसा ही यहां देखो बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे बल्ब का बच्चों, तो आप वहां पर कैसा यूज करेंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा कंसेप्ट यूज करेंगे, वन बाई पी इक्वल्स टू वन बाई पी नॉट वन प्लस वन बाई पी नॉट टू। व्हाट इज पी? पी इज द टोटल पावर, पी नॉट वन इज द पावर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट एंड पी नॉट टू इज पावर ऑफ सेकेंड, रेटेड पावर। ठीक है, तो लेकिन ये कब लगेगा बच्चों, ये स्पेशल केस है, जब इसका वोल्टेज रेटिंग, इसका वोल्टेज रेटिंग और जो हमने अप्लाई किया है वोल्टेज, वो तीनों सेम हो, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर अपन इसको पैरेलल में कंबाइन करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करें इसका, ठीक है, तो भाई इसका हो जाएगा क्या, वी नॉट पी नॉट वन आर वन, बी नॉट पी नॉट टू और आर टू, है ना। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, तो चूंकि यहां पर भी अगेन आप आर बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बाय पी होता है, तो आर वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट वन एंड आर टू इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाय पी नॉट टू हो जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों? अब मान लो हमने इसको क्या दिया, V वोल्टेज दिया। ठीक है, क्या दिया, V वोल्टेज दिया। तो आपको पता ही है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम वोल्टेज मिलता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज मिलता है। तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा। तो यहां कितना पावर कंज्यूम होगा, सपोज P1, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर बाय R। तो V स्क्वायर बाय R कौन सा हो जाएगा, R1। तो R1 कितना है, देखो V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट वन ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय V नॉट स्क्वायर P नॉट टू। ओके,
अब तो इसने कितना कंज्यूम किया पता चल गया, इसने कितना कंज्यूम किया पता चल गया, तो टोटल कितना कंज्यूम हुआ भाई, देयरफॉर P total इक्वल्स टू P1 प्लस P2. सो P1 इज V स्क्वायर बाय V नॉट स्क्वायर इंटू P नॉट 1 और P नॉट 2 देखो क्या हो जाएगा कॉमन, P नॉट 1 प्लस P नॉट 2. ठीक है, तो ये देखो आया आपका इस तरीके का फॉर्मूला. अगेन यहां पर अगर हम मान ले बच्चों कि V नॉट जो है और V जो है ना, ये V आपस में बराबर हो, इफ V नॉट इक्वल्स टू V, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों. देयरफॉर P बराबर क्या आएगा, P नॉट 1 प्लस P नॉट 2. अगेन आपको कुछ क्लिक किया तो ये क्लिक किया कि ये वाला चीज अपन वहां पर रेजिस्टेंस के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करा करते थे, वो चीज यहां पर आपको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है. बट शर्त इतनी है कि इसका रेटेड पावर, इसका रेटेड वोल्टेज, इसका रेटेड वोल्टेज और जो हमने अप्लाई किया वोल्टेज, वो तीनों क्या हो, सेम हो, तभी ऐसा यूज कर सकते हैं अपन. ठीक है, नहीं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अगला जो हेडिंग है अपना वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक प्रकार का थ्योरम है. ठीक है, और ये काफी यूजफुल होता है, काफी जगहों पर अपन इसको यूज करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. तो आप इसको ध्यान से समझें. ये क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R है और इसका EMF क्या है, E है. तो ये कुल मिलाकर के क्या हुआ, हमारा सेल हुआ. अब इस सेल से हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर को ऐड कर दिया. ठीक है, आगे बात समझ में. तो ये बैटरी इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे. ठीक है, ये बैटरी इस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, इसके लिए क्या कंडीशन होगा. ठीक है, किस कंडीशन में ये बैटरी इस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, ये चीज अपने को पता करना है सपोज. ठीक है, तो देखो, तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें कितना करंट पास होगा. तो आपको पता चल रहा है I बराबर क्या हो जाए, टोटल EMF E और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R हो गया बच्चों, तो R प्लस R हो गया. ठीक है, तो ये करंट इसमें जाएगा. ठीक है भाई, I इसमें जाएगा, तो यहां पर कितना पावर आएगा. तो चूंकि पावर बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R है ना, पावर बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R. तो देयरफॉर पावर इक्वल टू क्या हो गया, आई देखो कितना आया है, E बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू ये आ गया, इतना पावर यहां पर आएगा. ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए. यहां पर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए. तो जब मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, दैट मीन्स कि हमें मैक्सिमा चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा निकालने का जो रूल था वो यूज करना पड़ेगा भाई. तो चलो, मैक्सिमा का रूल क्या था, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो. देयरफॉर dp बाय dr को क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर. है ना बच्चों, मैक्सिमा के लिए आपको dp बाय dr क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो इसको डिफरेंशिएट कर लो. तो dp बाय dr इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा, है ना, U बाई V वाला फॉर्मूला लगा लोगे, R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R का क्या हो जाएगा 1 माइनस, इस बार R को कांस्टेंट रखोगे, है ना, R प्लस R का होल स्क्वायर का करोगे तो 2 टाइम्स R प्लस R इंटू R का क्या हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर. इस तरीके से हो जाएगा. इसको इक्वल टू क्या होना पड़ेगा बच्चों, जीरो. तो ये वाला पूरा टर्म उधर जाके जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी उधर जाके जीरो हो जाएगा. जो आपका बचेगा वो बचेगा R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस
2r इंटू आर प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो ये r प्लस आर और एक यहां से सिंगल r प्लस आर वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास r प्लस आर माइनस 2r इक्वल्स टू 0। तो ये बचा r माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो r बराबर क्या हो गया बच्चों r। तो क्या समझा इससे आपने, क्या समझा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, है ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए तो ये बैटरी इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोट करना है। मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी टू एन external circuit, for maximum power transfer from battery to an external circuit, external resistance should be equal to internal resistance। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आ रही बात समझ में आपको? तो इस स्टेटमेंट को भी लिख लें और इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर जब भी आपको बोला जाए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है। क्लियर है बच्चों? तो अब इस कंडीशन में कितना पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हुआ, कितना होगा पी मैक्स? तो व्हाट इज पी मैक्स? तो पी मैक्स हो जाएगा भाई E बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो देखो E अपॉन क्या कर लोगे, स्मॉल आर भी किसके बराबर है? कैपिटल आर के। तो ये 2r हो गया बच्चों इंटू आर। तो E स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू आर। तो आर कैंसिल हो गया बच्चों, E स्क्वायर बाय 4r। तो कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा? E स्क्वायर बाय 4r। क्लियर है? कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा? E स्क्वायर बाय 4r। बच्चों आपने एक जनरल सी बात नोटिस की होगी अपने घरों में, है ना? आजकल तो खैर अपन एलईडी बल्ब CFL वगैरह यूज करते हैं। पहले के जमाने में मतलब कुछ सालों पहले तक अपन नॉर्मल वो 100 वाट वाली बल्ब, 60 वाट वाली बल्ब, ऐसे बल्ब यूज किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसे बल्ब हुआ करते थे, है ना, उसमें फिलामेंट वाली बल्ब यूज करते थे अपन, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? तो वो जो फिलामेंट वाली बल्ब होती थी उसको अपन इनकैंडेसेंट लैंप कहा करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब कहा करते थे। ठीक है बच्चों, तो आप अक्सर देखा करते थे कि ये बल्ब बहुत फ्रीक्वेंटली फ्यूज हो जाया करते थे, है ना? और अक्सर ये फ्यूज तब होते थे जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते थे। ठीक है, जब भी आप स्विच ऑन करते थे तभी इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है कि वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? Why bulb fuses when it is switched on? ठीक है बच्चों, क्यों बल्ब फ्यूज हो जाते हैं जब अपन इसको स्विच ऑन करते हैं?
तो बच्चों देखो क्या होता है, जब अपन स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो शुरू होता है, किसमें? उसके फिलामेंट में। हमको पता है कि जो हमारा बल्ब होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, ठीक है। उससे करंट जाता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है ना, उसमें हीट पैदा होता है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो जब उससे करंट फ्लो करता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर के राइज होने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी राइज कर जाता है, वो भी बढ़ जाता है, और फिर फाइनली सेटल हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है, तो एक स्टेडी वैल्यू गेन कर लेता है। तो ध्यान से समझिए, पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? कम रहता है, फिर वो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और एक स्टेडी वैल्यू गेन कर लेता है। तो आप सोचो बच्चों, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या था? कम था। ध्यान से समझना। तो चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कि P इक्वल्स टू क्या होता है? V² बाय R होता है, और स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा हूं? रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस समय पावर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। समझ आ रहा है आपको? स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम है, बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर बाद में पावर घट जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या है? कम है। स्टार्टिंग में जब रेजिस्टेंस कम है तो पावर क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। जब रेटेड पावर से ज्यादा वो कंज्यूम करेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके खराब होने की संभावना होगी, ठीक है। वो क्या कर सकता है? फ्यूज हो सकता है, उसकी जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? तो और बाद में क्या होगा? जैसे जैसे गर्म हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर पावर क्या करेगा? कम हो जाएगा। पावर कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रेटेड पावर से कम हो तो उसको कोई नुकसान नहीं है, रेटेड पावर से ज्यादा हो तो उसको नुकसान है। तो उसके खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा कब है? स्टार्टिंग में। बाद में तो कम ही पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, तो उस समय अगर वो रेटेड पावर से क्रॉस कर जाएगा तो वो फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा संभावना होती है बल्ब के फ्यूज होने की। अंडरस्टूड? इसके साथ ही इस कंसेप्ट का भी आंसर मिलता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा ग्लो करता है, बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अगेन रीजन इज सेम, क्योंकि पावर स्टार्टिंग में पावर वो क्या करता है? ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस क्या है? कम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बच्चों फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फ्यूज। बच्चों फ्यूज क्या होता है? ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। व्हाट इज फ्यूज? ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है इसके बारे में। बेसिकली ये जो हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक है ये पूरा का पूरा आपको क्लास 10th में सिखाया गया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है? ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो हमको ओवर करंट से हमारे सर्किट को बचाता है। ओवर करंट मतलब जब उस सर्किट में करंट एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ऊपर चला जाता है, एक सेफ वैल्यू से ऊपर चला जाता है, तो वो जो फ्यूज है वो ब्रेक हो जाता है और वो सर्किट को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। और उसमें वो जो बढ़ी हुई करंट है वो जा नहीं पाता है, और हमारे सर्किट में लगे हुए महंगे अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेफ रहती है, और ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. It is a safety device which gives protection to the equipments from over current.
ओवर करंट, ठीक है, ओवर करंट से बचाता है। ओके, आ रही बात इतनी समझ में? ठीक है। दूसरी चीज आती है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आप ध्यान रखें बच्चों, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट। ओके, दूसरी बात है कि ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनता कैसे है। बेसिकली फ्यूज में एक वायर होती है, ठीक है, फ्यूज में एक वायर होती है जो एलॉय की बनी होती है। एलॉय आपको पता है क्या होता है, दो मेटल का, है ना, दो मेटल को मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें जो हम लोग दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला सकते हैं, तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो है लेड और टीन। 75% लेड यूज करते हैं और 25% टीन यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हम जो एलॉय तैयार करते हैं उसको फ्यूज के वायर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। लेड यानी पीबी, ठीक है, 75% एंड टीन यानी एसएन 25% एलॉय इज यूज्ड एज फ्यूज। इन दोनों को अपन क्या करते हैं, फ्यूज के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, फ्यूज का सिंबल होता है, सिंबल आप इस तरीके से फ्यूज के सिंबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है फ्यूज का, अंडरस्टूड। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फ्यूज को आपको जैसा कि क्लास 10th में डोमेस्टिक सर्किट पढ़ाया गया होगा, है ना, डोमेस्टिक सर्किट याद होगा आपको। मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के वायर हमारे घरों में दौड़ते हैं, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर क्या होता था, रेड कलर का होता था, और न्यूट्रल वायर ब्लैक और अर्थ वायर ग्रीन। तो जो लाइव वायर होता है, हमेशा जो हमारा फ्यूज वायर होता है, फ्यूज होता है, उसको लाइव वायर में सीरीज में जोड़ा जाता है। यह बात आप हमेशा याद रखें, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर में सीरीज में जोड़ा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। जो एमीटर फ्यूज वायर होती है, फ्यूज होती है, उसकी रेटिंग जो होता है वो होता है करंट, एम्पियर में। क्लियर है? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ फ्यूज, what is the measurement of rating of fuse, that is ampere. Clear? Rating of fuse is in ampere, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि बोला गया कि हमने एक सर्किट में 2 एम्पियर का फ्यूज लगाया, इसका मतलब अगर उस सर्किट में 2 एम्पियर तक करंट फ्लो करेगा तो ये आपको आसानी से जाने देगा। लेकिन इससे जैसे ही थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उसका जो वायर है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एक चीज और आप यहां पर लिख लेना कि ये जो एलॉय तैयार होता है, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। फ्यूज वायर जो बनता है उसके पास उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, अंडरस्टूड। लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होता है बच्चों, जैसे ही एक सर्टेन वैल्यू से वो करंट ज्यादा बढ़ता है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट पर वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेटिंग इसका किसमें होता है, एम्पियर में होता है। तो जैसे ही 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो इतना हीट हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये होती है फ्यूज की वर्किंग, ठीक है बच्चों।
आगे कुछ और चीजें बची हुई है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।